चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पावलोव के बारे में। चलिए, क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम एक और मनोवैज्ञानिक है जो कि व्यवहारवादी हैं, इवान पावलोव। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इवान पेट्रोविच पावलोव है। ठीक है, देखिए इनके बारे में जान लेते हैं कि इवान पावलोव है क्या थे। तो ये जो है वह शरीर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, शरीर के किस क्षेत्र में? तो पाचन संबंधी क्षेत्र में चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए 1904 में इन्हें एक क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, यही एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिन्हें क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए यह जो प्रश्न प्रश्न जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नोबेल पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। क्यों, कहाँ मतलब कि लार पर इन्होंने क्या किया था? कुत्ते के लार पर प्रयोग किया हुआ है, उसी पर क्या मिला है? 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए जो हमारे पावलोव है, ठीक है, वो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूस के। प्रयोग किया हुआ है पावलोव ने कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते के लार से संबंधित क्या किया हुआ है? प्रयोग किया हुआ है, जिसके कारण इन्हें क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि अनुबंधन के पिता के नाम से भी जाना जाता है पावलोव को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो सिद्धांत के नाम हैं। सिद्धांत का नाम देखिए, सिद्धांत का क्या नाम है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसी में इन्होंने क्या किया है? कुत्ते के लार पर यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इन्हें क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह जो सिद्धांत है उसे और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे एस टाइप अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एस बॉन्ड अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अन्य नाम है, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए एक नोट है पावलोव के बारे में। पावलोव के प्रयोग एवं सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का जो श्रेय है वो उनके शिष्य लेस्टर एंडरसन को जाता है। यानी कि जो पावलोव का सिद्धांत है उसको शिक्षा में कौन लाया है बोलेगा? तो उनके शिष्य लेस्टर एंडरसन ने लाया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें दो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है स्वाभाविक और दूसरा है अस्वाभाविक। देखिए स्वाभाविक क्या होता है? यानी कि बिना, जैसे कि स्वाभाविक कहने का मतलब है कि बिना किसी एफर्ट के, यानी कि बिना किसी कंडीशन के, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक कहेंगे। अस्वाभाविक किसे कहेंगे? यानी कि अस्वाभाविक यानी कि कोई ना कोई उसमें कंडीशन होगा और हम उस क्रिया को कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इनके जो चार मेन पॉइंट है, ठीक है, वो ये है। सबसे पहला है उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखिए जिसे हम यूसीएस के नाम से भी जानते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक हम किसे कहेंगे? तो पावलोव के भोजन, पावलोव ने एक भोजन रखा था कुत्ते के लिए, उस भोजन को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। यानी कि उस जो स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन है, उसको देखकर कुत्ते में क्या आता था? लार आ जाता था, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है ना, भोजन को देखेगा कुत्ता तो उसमें क्या आ जाएगा? लार आ जाएगा। अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे हम CS के नाम से जानते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है स्वाभाविक अनुक्रिया। देखिए स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि जो कुत्ते का भोजन को देखकर लार आना था वो क्या था? उसका स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, जिसे हम UCR के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट है अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, जिसे हम
कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं पावलोव पावलोव के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य। देखिए पावलोव का जो सिद्धांत है वो किस उद्देश्य से कार्य करते थे। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करने का मूल रूप, यानी कि जो कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया है वो क्यों किया है। जो उन्होंने एक घंटी रखी थी, है ना, तो घंटी के साथ उसके जो उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक किसे माना गया है, घंटी को माना गया है ना। तो अस्वाभाविक उद्दीपक माना है घंटी को, और उसी के साथ उन्होंने क्या किया, कुत्ते से जो अनुक्रिया प्राप्त हुई है उसके बीच में एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए ही उन्होंने क्या किया था, बॉन्ड बनाना ही क्या था उनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। किसके किसके बीच में बोलेगा, तो घंटी और अनुक्रिया के बीच में, ठीक है। चलिए इनके प्रयोग को समझते हैं तो अब हमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा समझ आएगा। चलिए सबसे पहला प्रयोग क्या है, प्रयोग का पहला चरण, इसमें इन्होंने क्या किया है, बिफोर कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलन से पूर्व। अभी क्या किया है, अनुकूलन यानी कि वह कुत्ता जो है वह भोजन यानी कि घंटी के साथ क्या नहीं किया हुआ है, अनुकूलन नहीं किया हुआ है, सामंजस्य स्थापित नहीं किया है, उस स्टेज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर कंडीशनिंग सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम पावलोव ने कुत्ते के समक्ष खाना लाया और कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, लार आ गया। यानी कि सबसे पहले क्या किया है पावलोव ने, देखो यहाँ पर एक खाना लाया। खाना क्या है हमारा, अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। अब देखिए कुत्ता जो है वह खाना देखेगा तो लार तो टपकेगा ही, है ना। तो लार टपकना क्या हो गया, उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि जो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या आ गया, लार आ गया, है ना। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कुत्ते ने क्या किया, स्वाभाविक अनुक्रिया किया है ना। फिर दूसरे में क्या किया, दूसरे बार में पावलोव ने इसी बिफोर कंडीशनिंग में केवल घंटी को बजाई, ठीक है, केवल घंटी को बजा रहा है। अब घंटी के बारे में कुत्ता क्या जाने, है ना, उस टाइम तो इन्होंने क्या किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है। तो नो कंडीशनल रिस्पांस, यानी कि जो घंटी बजाना है कंडीशन दे रहा है, ठीक है। खाने के बाद में तो कुत्ता खाने के बाद में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना, तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। केवल घंटी बजाई तो कुत्ता कुछ भी रिस्पांस नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में यानी कि प्रयोग का अब दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। तो दूसरे चरण में क्या किया, अनुकूलन के दौरान, अनुकूलन यानी कि यहाँ पर अब कंडीशन के साथ में कुत्ते के साथ में क्या करेगा, वो सामंजस्य बिठाएगा, है ना। तो सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, ये जो घंटी है उसको बजाया, ठीक है। घंटी बजाने के तुरंत बाद उसे क्या दे दिया, खाना दे दिया। तो घंटी क्या है हमारा, कंडीशनल है ना। तो कंडीशनल स्टिमुलस है ये, ठीक है। तो कंडीशनल स्टिमुलस को सबसे पहले कुत्ते के सामने बजाया, फिर भोजन को रख दिया, और भोजन क्या है हमारा, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। तब जो है वह कुत्ते के मुंह में स्वाभाविक रूप से क्या आ गया, भोजन को देखते ही लार टपक गया, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, घंटी की आवाज़ सुनाई जो कि हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। फिर 0.5 सेकंड बाद क्या हो गया, खाना दे दिया, यानी कि जस्ट तुरंत बाद ही उसको क्या दे दिया गया, खाना दे दिया गया। और खाना हमारा क्या है, तो स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ही खाना दिया तो क्या किया, स्वाभाविक रूप से कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस क्रिया को उन्होंने बहुत बार दोहराया, ठीक है, जब तक घंटी से उसको रिस्पांस प्राप्त नहीं हो गया, ठीक है। जब ये तो हो गया अनुक्रिया के दौरान, है ना, यानी कि इस क्रिया को उन्होंने कितने बार दोहराया है, तो बहुत बार दोहराया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में केवल उन्होंने घंटी को बजाया, और घंटी हमारा क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है ना। तब कुत्ते ने क्या किया, उस कंडीशन के प्रति, है ना, मतलब घंटी घंटी के प्रति क्या किया, रिस्पांस दे दिया, लार टपकाना शुरू कर दिया। यानी कि कुत्ता समझने लगा कि घंटी बज रही है मतलब मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। लेकिन यही क्या था,
पावलोव का प्रयोग था, है ना। घंटी घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, अर्थात घंटी और अनुक्रिया यानी कि जो कुत्ते का जो अनुक्रिया करना है उसके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो जो घंटी है, ठीक है, वह क्या है, हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है। इसी को हम कृत्रिम उद्दीपक भी कहते हैं या फिर तटस्थ उद्दीपक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, भोजन क्या है, तो भोजन हमारा केवल स्वाभाविक उद्दीपक है ना। भोजन को देखेगा तो कुत्ते में स्वाभाविक रूप से क्या आएगा, लार आएगा। अब लार का टपकना दो दो प्रकार से टपका है लार, है ना। एक तो भोजन को देखकर स्वाभाविक रूप से टपकता है और दूसरा है घंटी को देखकर अस्वाभाविक रूप से टपकता है ना। तो लार दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोनों प्रकार के उद्दीपक। दोनों प्रकार के उद्दीपक कहने का अर्थ है घंटी और भोजन के बीच, है ना, जो समय अंतराल है वो कितना होना चाहिए, तो 0.5 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, 0 दशमलव कितना होना चाहिए, 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जब किसी प्राणी को स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन, ठीक है, सॉरी, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कराना है। ठीक है, यहाँ पर अ लिखा हुआ है जो कि कट गया है। ठीक है, देखिए जब किसी प्राणी को हम, है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या करा रहे हैं, अनुक्रिया करा रहे हैं, तो उसको पहले क्या करेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक को बजाएंगे यानी कि अभी घंटी को बजाएंगे, फिर उसके तुरंत बाद क्या देना पड़ेगा, उसको स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, वह अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है केवल घंटी की उपस्थिति में लार टपकाना क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, यानी कि बॉन्ड बन गया है। चलिए, इस सिद्धांत का एक और मेन पॉइंट है विलोपन। देखिए, विलोपन का कहने का अर्थ है यदि अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी है पुनर्बलन की अनुपस्थिति में, पुनर्बलन यानी कि भोजन, ठीक है, तो भोजन की अनुपस्थिति में बार बार जो हमारा घंटी है उसको बजाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। शक्ति कम कहने का मतलब है कि घंटी के प्रति जो कुत्ते का रिस्पॉन्स देना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावलोव के सिद्धांत के नियम। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत के नियम यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक कुत्ते को लाया, कुत्ते के समक्ष सबसे पहले भोजन रखा, है ना। भोजन रखा तो कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाना शुरू किया। ठीक है, लार टपकाते देखा, लेकिन पावलोव क्या चाहते थे कि मैं जैसे ही घंटे बजाऊं कुत्ते लार टपकाए, यही चाहता था वो, है ना। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, उसने केवल घंटी बजाई तो कुत्ते ने क्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन उसने फिर प्रयोग किया। फिर प्रयोग में क्या किया कि उसने घंटी पहले बजाई, फिर कुछ ही मिली सेकंड के बाद में उसको क्या दे दिया, भोजन दे दिया। इस क्रिया को उन्होंने कितने बार दोहराया होगा, बहुत बार, जब तक कि अनुक्रिया स्थापित यानी कि बॉन्ड न बन जाए तब तक उसको क्या किया, उसने दोहराया। ठीक है, फिर बॉन्ड बनने की स्थिति में केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ता जो है वह क्या करने लगा, लार टपकाने लगा कि घंटी बजा है मतलब मुझे भोजन मिल सकता है करके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था, हमारा प्रयोग था। ठीक है, प्रयोग में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात देखी है समय को, है ना, यानी कि घंटी और भोजन के बीच जो समय है वो 500 मिली सेकेंड होना चाहिए या फिर 0.5 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावलोव के नियम के बारे में। ठीक है, नियम क्या कहता है, जो प्रयोग किए हैं उसी के आधार पर इन्होंने नियम बनाया कि जब सबसे पहला है सी एस और यू सी एस के बीच समय अंतराल। ठीक है, जब शास्त्रीय अनुबंधन सिखाया जाए, ठीक है, किसी भी प्राणी को शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन कहने का मतलब है किसी यंत्र के प्रति किसी प्राणी को, है ना, अनुक्रिया करवाना ही क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन है। ठीक है,
तो जब शास्त्रीय अनुबंधन सिखाया जाए तो CS और UCS यानी कि घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल न तो ज़्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, CS और UCS के बीच जो समय अंतराल है वो 0.5 सेकंड या 500 मिली सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, ये उसका पहला नियम है। दूसरा है उत्तेजक सामान्यीकरण। देखिए, उत्तेजक सामान्यीकरण क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन जिसे बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में यह देखा गया कि अगर किसी विशेष उत्तेजना यानी कि जो स्टिमुलस है, जैसे कि यहाँ पर क्या किया, पावलोव ने घंटी के प्रति क्या किया, कुत्ते को अनुक्रिया करा दिया। तो उसी से घंटी से मिलता जुलता अनुक्रिया यदि कुत्ता जो है वह दूसरे उद्दीपक के प्रति करे तो उस उद्दीपक को हम क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण या उत्तेजक सामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास एक उदाहरण है जो कि CTET में आया हुआ है। ठीक है, जब एक बच्चा लाल गुलाब का फूल को छूने जाता है तो कांटा चुभ जाता है, जिससे है ना, बच्चा जो है वह हर लाल रंग की वस्तु से डरने लग जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा है, वह क्या किया, गुलाब के फूल को उसके रंग के कारण देखकर उसके पास चला गया और उसको तोड़ने लगा तो क्या हुआ, उसका कांटा चुभ जाता है ना। कांटा चुभ जाने से बच्चा डर गया, रोने लगा। ठीक है, फिर उसके सामने जैसे ही अन्य लाल रंग की वस्तुएं आती थी तो वो क्या करता था? डरने लग जाता था। ठीक है, तो अन्य लाल रंग की जो वस्तुएं हैं उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। यानी कि वह क्या है? एक उत्तेजक वस्तु है, जिससे मतलब कि उसी से मिलता जुलता वस्तु मान रहा है बालक, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है विभेद। देखिए, विभेद क्या होता है? यह सामान्यीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें जीव धीरे धीरे सीख जाता है कि मूल उत्तेजना और देखिए, इसमें क्या होता है, जो विभेद है, अब बच्चा जो है वह जैसे बड़ा हो रहा है ना, तब क्या करने लगेगा? गुलाब के फूल और अन्य लाल रंग की वस्तुओं में क्या करने लग जाएगा? डिफरेंस करने लग जाएगा, अलग अलग वस्तुएं हैं करके समझने लग जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? विभेद कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण बढ़ने पर एक जैसी लगने वाली चीज़ों पर क्या कर पाता है? विभेद कर पाता है, उनको अलग अलग कर पाता है। चलिए, अगला है इनका स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, चौथा है स्वतः पुनर्लाभ और विलोप। ठीक है, देखिए सबसे पहले विलोप को समझते हैं कि बार बार घंटी देने पर और भोजन नहीं देने पर क्या करेगा? जो जीव है, कुत्ता है, वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? विलोप कहेंगे। यानी कि उसका और जो घंटी और कुत्ते के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, वो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं उसका विलोपन हो जाएगा। ठीक है, समाप्ति हो जाएगा। चलिए, अब है अगला स्वतः पुनर्लाभ। देखिए, उसका विलोप तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या करेगा? वह उस उद्दीपक के प्रति व्यवहार को पुनः जागरण कर सकता है ना। यानी कि जो सीखा गया उसको पूरी तरीके से तो नहीं भूल सकता है ना। कुछ समय या कुछ दिन या कुछ महीने के लिए ज़रूर भूल सकता है, लेकिन किसी ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकता है? उस जो किया गया अनुक्रिया है ना, घंटी के प्रति, उसको पुनः जागृत कर सकता है। उसी को हम क्या कहेंगे? स्वतः पुनर्लाभ कहेंगे। ठीक है, कुछ समय बाद अगर फिर से वही CS दिया जाए तो UCS के बिना, यानी कि खाना देने के बिना भी क्या करेगा? वह प्रतिक्रिया जो है वह लौट आती है। ठीक है, इसे हम पुनर्लाभ या पुनरागमन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा पॉइंट, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन देखिए, पुनर्बलन क्या है? वह वस्तु है ना, जिससे क्या जो वस्तु प्राणी है वह क्या करे? किसी उद्दीपक के प्रति
किसी दूसरे यानी कि कंडीशनल उद्दीपक के प्रति क्या करे, रिस्पॉन्स करे। तो इन्होंने भोजन को क्या माना है, पुनर्बलन माना है। ठीक है, भोजन ही क्या है, पुनर्बलन है। जब किसी क्रिया के साथ भोजन बार बार जुड़ता है तो व्यवहार क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यदि भोजन न दिया जाए तो अनुबंधन क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगर केवल घंटी बजाएंगे, भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी अनुक्रिया कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन भोजन के साथ साथ घंटी का बजाना भी दिया जाए, है ना, मतलब कि घंटी बजाने के साथ साथ भोजन भी मिल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, वह जो व्यवहार है, अनुक्रिया कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पुनर्बलन। ठीक है, चलिए अगला है छठवां पॉइंट, पुनरावृत्ति या संयोगता। देखिए, सफल शास्त्रीय अनुबंधन के लिए बार बार अभ्यास और CSUCS के बीच में क्या आ जाती है, निकटता आवश्यक है। यानी कि अगर हम घंटी बजा रहे हैं तो खाना हमें देना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कि खाने और घंटी के बीच में क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल घंटी बजा रहे हैं और खाना नहीं दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और घंटी नहीं बजा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, जो अनुक्रिया बना है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए, टाइम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इस प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल 0.5 है, उसी को जो हमारे पावलोव है उन्होंने क्या माना है, उपयुक्त समय माना है। ठीक है, अगला है आभासी पुनर्बलन। देखिए, आभासी पुनर्बलन किसे कहेंगे हम, आभासी पुनर्बलन उस घंटी को कहेंगे जिसके प्रति वो क्या कर रहा है, कुत्ता जो है वह अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आभासी पुनर्बलन कहेंगे। किसको कहेंगे, उस घंटी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावलोव के सिद्धांत के लाभ। देखिए, पावलोव ने सिद्धांत तो दे दिया, अब उसके कुछ ना कुछ तो लाभ होंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ है छात्रों में अच्छी आदत का निर्माण करने में सहायक है। ठीक है, बालक में भय एवं भ्रम को दूर करना। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, यानी कि उद्दीपक क्या है हमारा, श्रव्य है, देख भी सकते हैं, ऐसा उद्दीपक सुन भी सकते हैं, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं ना। मानसिक समस्याओं का इलाज करने में भी पावलोव के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पांचवा है स्टिमुलस से भावनात्मक जुड़ाव। चलिए अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए पावलोव के स्टेटमेंट्स क्या है, देखिए पावलोव के जो सिद्धांत है ना, उसके पावलोव के जो सिद्धांत दिया है उसमें स्किनर और क्रो एंड क्रो ने दो प्रकार से उन्हें क्या किया है, परिभाषित किया है। ठीक है, सबसे पहले स्किनर ने क्या कहा पावलोव के सिद्धांत के बारे में, कि संबद्ध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है ना, वो एक सहज क्रिया है, साधारण क्रिया है, आधारभूत क्रिया कहा है। ठीक है, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ठीक है, जिससे बालक या कोई भी प्राणी जो है वह क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अगला है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बालकों में अच्छे व्यवहार एवं उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है, वह सुलेख एवं अक्षर विन्यास में उपयोगी है। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में इन दोनों ने इस प्रकार से कथन कहा है, तो ये कथन जो है वह इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये था हमारा पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं।